नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। टीएमसी के पुष्पा यानी कि जहांगीर खान को एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद पुष्पा, जो कभी ये कहा करता था कि झुकेगा नहीं, अब वो सारे राज खोल रहा है और तोते की तरह बोल रहा है। अब उसने क्या कुछ राज खोले हैं और एसटीएफ ने क्या कुछ बताया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जिस तरीके से जहांगीर खान की गिरफ्तारी हुई है, और वो याद होगा कि चुनाव से पहले किस तरीके से पूरी भौकाली टाइट हुआ करती थी और पुष्पा और पता नहीं क्या क्या इस तरीके के नाम फिल्मी अंदाज में बयां किए जाते थे। लेकिन अब जो गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हुई है, उसमें ये खुलासा हुआ है कि जहांगीर खान नेपाल में बसने का प्लान बना रहा था और पूरे परिवार को वहां पर वो शिफ्ट करने वाला था। तो जरा आप दर्शकों को पूरी उसकी इनसाइड स्टोरी बताइए कि क्या कुछ, किस तरीके से पुलिस ने ट्रैक किया और कैसे गिरफ्तारी हुई और क्या प्लान था। पुलिस और एसटीएफ को ये उम्मीद थी से कम जहांगीर खान चुनाव लड़ेगा जी। और प्लान ये था कि चुनाव लड़ने तक उसे बेल मिली हुई है और जब चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो उसके बाद उसे गिरफ्तार करके पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि 7 एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज थे, जिसमें हत्या, रंगदारी और चुनावी प्रोसेस को बाधा डालने का जो आया था ना, वो रिगिंग वगैरह का सारा केस था। 7 एफआईआर थी। लेकिन जहांगीर खान को इसकी भनक लग गई और वो चुनाव लड़ने से पहले ही किया कि मैं चुनाव से विड्रॉ करता हूं और वहां से निकल गया। और निकलते वक्त उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया, वो जो सिम था निकाल कर फेंक दिया, जो व्हाट्सएप उसने था उसको डिलीट कर दिया और बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के वहां से वो फरार हुआ। और जो अभी तक जानकारी मिल रही है, वहां से वो गया एक फांसी देवा नाम का वहां कुछ दिन रहा एक मकान में जी। और फिर वहां से इंटरनेशनल बॉर्डर के पास चला गया और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वो रहा, ये जुगाड़ करता रहा कि किस तरह नेपाल में एंट्री मिल जाए और फंस जाए। और वो सारा अरेंजमेंट करके वो नेपाल गया और नेपाल में उसने किराए का मकान लिया। इस बीच वो क्या कर रहा था कि अपने कुछ बहुत जो नजदीकी लोगों के थ्रू परिवार से संपर्क में बना रहा। वो अलग अलग नंबर वगैरह से फोन करता था, कहीं एसटीडी बूथ, कहीं इससे एसटीएफ के टेक्निकल सर्वेलेंस टीम को यह पता चलता रहा कि किस शहर से ये फोन आते हैं उनके रिश्तेदारों और नजदीकी लोगों के पास। तो जैसे ये खबर लगी कि कोई फोन कॉल ऐसा है जो नेपाल से आ रहा है इन लोग के पास, तो पुलिस को शक हुआ कि भाई नेपाल में इन लोगों की तो कोई रिश्तेदारी नहीं है, ज्यादा ज्यादा बांग्लादेश में कर सकते हैं या आसपास के इलाके में। तो ये नेपाल वाला क्या चक्कर है, इन लोगों ने सर्विलांस पे डाल दिया। उसके बाद वहां 1 महीने के आसपास रहने के बाद वहां अपने बच्चे के एडमिशन के लिए बात किया, सब कुछ। और फिर परिवार से कहा कि तुम लोग तैयार रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। और जैसे ही लेने के लिए आया, एक खारीबाद या खोराबाद एक बाजार है वहां पे, यही फांसी देवी शहर के पास ही, वो पुलिस थाना क्षेत्र पड़ता है। जैसे ही आया तो बंगाल एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। और वो पकड़ा कैसे गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ही भारत में एंटर किया, उसने अपने एक दोस्त को खबर दी कि मैं बस से आ रहा हूं और उस बस से तुम मुझे फलाने बाजार से रिसीव करना और वहां से तुम्हारी पर्सनल बाइक से मैं सुबह सुबह 4 बजे अपने घर पहुंचूंगा और जब तक कोई जागे उससे पहले अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर निकल जाऊंगा। ये बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया जिसे कॉल किया था और जिस दोस्त को कॉल किया था, क्योंकि उसका फोन जो है ना सर्विलांस पे लगाया हुआ था। अच्छा। तो उसके सर्विलांस से ये पकड़ा गया और जैसे ही ये आया, इसको दबोचा और वहां पे एक फांसी देवी शहर में मेरी जो थाना क्षेत्र है वहां पे ले जाया गया और इसको फिर अदालत में, लोकल एक अदालत है वहां पेश, और उसके बाद कस्टडी मिल गई और उसे लेकर बंगाल आ रहे। ये तो हुई कहानी का पहला हिस्सा कि कैसे पकड़ा गया। दूसरा सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि जब एसटीएफ ने उसी थाना के अंदर इससे पूछताछ करनी शुरू होते कि इस तरह सब कुछ बता दिया, मतलब कोई भी रजिस्ट नहीं किया इसने,
से गिरफ्तारी में आ चुका हूं, ज्यादा इस करूंगा तो कुटैया और हो जाएगी अलावा। इससे कहा कि सर आप जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, बस मारिए पीटिएगा नहीं। तो उसने जो राज खोले हैं वो पूरा डायमंड हार्बर मॉडल का, वो बहुत भयंकर है। अब मैं जानबूझ के यहां पे नहीं बता रहा हूं कि कुछ ऐसी बातें हैं उसमें कि जो उसने सीरीज है कि कैसे कैसे सब कुछ चलता था, अगर बता दिया तो उस नेटवर्क के कुछ लोग गायब हो जाएंगे फिर। अब बंगाल एसटीएफ ला रही है इत्मीनान से, इसको ले जाएगी उन जगहों पर जहां से हथियारों की तस्करी होती थी, जहां से ड्रग्स आता था। तो मतलब पंकज जी, ये जो नेपाल से इसका जो कनेक्शन था कि नेपाल में जाकर के बसने का प्लान था, स्कूल में भी बात हो गई थी, तो इसका मतलब ये कि नेपाल में भी इसके अपने कुछ गिरोह के लोग होंगे और नेपाल से भी इसका कनेक्शन होगा, नेपाल से भी ये अपने जो कुछ भी इल्लीगल धंधा था वो नेपाल से भी करता होगा। और दूसरी बात, जरा दर्शकों को ये समझाइए कि नेपाल बॉर्डर, चूंकि वहां से फालता, वहां से ये माना जाता है कि बंगाल की जो सरहद है वो नजदीक है, तो ये नेपाल का जो बॉर्डर है वो वहां से कितना दूर है और मतलब कैसे ये पॉसिबल हो पाया? दैट्स इंटरेस्टिंग। ये सबसे पहले फाल्ता से निकला तो सिलीगुड़ी गया। सिलीगुड़ी बंगाल में पड़ता है और सिलीगुड़ी से बंगाल का बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर बहुत नजदीक है जी। जिस फांसी देवी टाउन की बात कर रहे हैं उसके बाद जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, और बॉर्डर के पास एक ऐसे मकान में रह रहा था कि नेपाल में इंटर कर सकता था। लेकिन एक चीज से मिस्टेक हो गया कि चुनाव के कारण वहां पे निगरानी बहुत ज्यादा थी। मतलब बॉर्डर सील करते हैं ना इलेक्शन वगैरह को लेके, तो किसको मौका नहीं मिल रहा था बॉर्डर क्रॉस करने का, इसलिए ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक मकान में रह रहा था। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, प्रक्रिया खत्म हुई, 4 तारीख को रिजल्ट आया और अंदर हो गया नेपाल के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा ढीला हो गया। वह चलो भाई, इतना जो सजग थे वो उस वजह। दूसरा आपका सवाल था कि नेपाल से इसका कनेक्शन, मैंने जैसा बताया 2 काम करता था, हथियारों की तस्करी या ड्रग्स की तस्करी। इसका जो नेटवर्क था, बांग्लादेश, बंगाल और नेपाल, ये तीनों पड़ाव थे। बांग्लादेश से हथियार आते थे, ड्रग्स आते थे और पैसा आता था वाया नेपाल, और वो पाकिस्तान आईएसआई का पैसा, वो वहां पे नेटवर्क था। और उधर से पैसा आने के एवज में ये उनको ड्रग्स देता था, ड्रग्स बेचता था। जो बांग्लादेशी ड्रग्स हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के ड्रग्स आ रहे हैं, वो नेपाल में पहुंचाने का एक माध्यम बना हुआ था इसका नेटवर्क, और इस वजह से इसके संपर्क के लोग नेपाल में मौजूद थे। उधर से नकली नोट आते थे, इधर से ड्रग्स और कुछ हथियार, ये पूरा नेटवर्क हुआ था इन लोगों ने, इस वजह से इसके नेपाल में कॉन्टेक्ट्स थे। तो कुल मिलाकर के अब जो कुछ भी आपने बताया वो वाकई में बहुत ही फिल्मी कहानी की तरह है पूरा का पूरा, लेकिन फिल्मी खेल को जो है एसटीएफ ने पूरा का पूरा बिगाड़ दिया। और अब एसटीएफ के गिरफ्त में जहांगीर खान है, वही जहांगीर खान जो चुनाव से पहले खुद को पुष्पा कहा करता था और ये कहता था कि झुकेगा नहीं साला। ये डायलॉग भी बड़ा ही फेमस हुआ था उस चुनाव के टाइम में कि पुष्पा नाम है, झुकूंगा नहीं। खैर अब झुके भी हैं और एक चीज और है भी रहे हैं जी। फिल्म में कहा था कि पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा है क्या, फायर है जी। अब हम लोगों ने तो इसे फायर समझा था, पर ये तो सही में पुष्पा निकला, फ्लावर निकला, तो भाग गया चुपचाप, लड़े बिना। सही बात है, फ्लावर समझा लेकिन ये वाकई में फायर समझा, वाकई में फ्लावर निकल गया। खैर, तो अब जो एसटीएफ में खुलासा किया है जहांगीर खान ने, और अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं और अभी और भी कई सारे राज अभी खुलेंगे। हालांकि बहुत सी बातें बताई होंगी, लेकिन एसटीएफ ने सिर्फ ये नेपाल वाले ही बात बताई, और भी जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के लिहाज से भी सामने नहीं निकाली जाती हैं। तो एसटीएफ जो है तमाम उन पे बाद में जांच करेगी, पूछताछ में और भी चीजें निकाल करके सामने लाएगी। तो आप पुष्पा की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।